नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर देश में छिड़ी चर्चा और आशंका और गहराती जा रही है। सीमा को लेकर कई सारे सवाल अभी भी जवाब के इंतजार में हैं। सीमा पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है, लेकिन कई गुत्थी अभी भी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही, जिन्हें सुलझाने के लिए अब एटीएस भी सीमा को लेकर जांच शुरू करने जा रही है, जिसके बाद सीमा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर, जिसके प्रेमी सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से सोमवार देर रात करीब 10 घंटे तक हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। इश्क में डूबी सीमा हैदर का भारत आना सुरक्षा एजेंसियों के गले नहीं उतर रहा है। दुबई से नेपाल और फिर आसानी से भारत आने को लेकर जो थ्योरी सीमा ने पूछताछ में बताई थी, उसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों का शक गहराता जा रहा है। इसलिए नोएडा और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने अब सीमा हैदर मामले में यूपी एटीएस से मदद मांगी थी, जिसके बाद यूपी एटीएस ने इस मामले की जांच शुरू की। सीमा हैदर को लेकर कई सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। एजेंसियों की रडार पर सीमा, जैसे सीमा का आसानी से भारत आ जाना। भारत आने के दौरान सीमा ने किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया? क्या वाकई सीमा अपने प्यार के लिए भारत आई, या हनी ट्रैप के जरिए किसी नापाक मंसूबे को अंजाम देने भारत आई? पबजी पार्टनर सचिन मीणा के प्यार की खातिर पाकिस्तान से 4 बच्चों संग नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर को एटीएस सोमवार को अपने साथ ले गई थी। एटीएस ने सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की और रात लगभग 10:30 बजे तीनों को नोएडा से दिल्ली ले जाया गया। सीमा हैदर के बिना वीजा नेपाल के रास्ते भारत में आने पर 50 दिन तक रबुपुरा में रहने के संबंध में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने केंद्रीय व प्रदेश की कई एजेंसियों को पत्र लिखे थे। एटीएस शुरुआत से ही इस मामले पर नजर बनाए हुए थी। एटीएस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सीमा हैदर प्यार की आड़ में जासूसी या फिर किसी गलत इरादे से तो भारत में नहीं आई है। एटीएस टीम सोमवार शाम रबुपुरा पहुंची थी और दरवाजा खुलवाने के बाद सचिन मीणा के घर में 3-4 सदस्य प्रवेश कर गए। 2 सदस्य गली की दोनों ओर गए, मगर गली में मौजूद लोगों व मीडिया कर्मियों को उन्होंने अपना परिचय देते हुए बाहर भेज दिया। बाद सभी सदस्य सचिन मीणा के घर पर चले गए। टीम पहले सीमा हैदर, सचिन और नेत्रपाल को घर की छत पर ले गई। यहाँ कुछ देर वार्तालाप के बाद एटीएस टीम छत से ही तीनों को दूसरे घर की छत पर पहुंची। इसके बाद दूसरे घर के जीने से उतरकर बराबर की पतली गली से निकलते हुए पीछे की ओर से गाड़ी से रवाना हो गई। इसकी भनक काफी देर बाद लोगों व मीडिया कर्मियों को लगी। इसके बाद सचिन के घर वालों ने अपना दरवाजा नहीं खोला। परिजन ने 3 दिन से सीमा हैदर से मुलाकात पर पाबंदी लगा रखी थी। तभी से ही सादा कपड़ों में पुलिसकर्मी सचिन लगातार निगरानी कर रहे थे। कुछ लोग इसे बलोच डाकू धमकी के बाद सीमा हैदर की सुरक्षा से जोड़कर देख रहे थे। सूत्रों का कहना है कि सीमा हैदर मामले का खुलासा होने के बाद एटीएस के रडार पर है। उससे बरामद पहचान पत्र आदि हाई कमीशन को भेजे गए हैं। सीमा से पूछताछ के लिए एटीएस ने सवालों की सूची तैयार की है। सीमा कहीं जासूस तो नहीं, उसका संबंध आईएसआई से तो नहीं, या वह देश विरोधी गतिविधियों में तो लिप्त नहीं है। कुछ ऐसे सवाल के जवाब एटीएस हासिल करने का प्रयास कर रही है। हाल ही में दिल्ली से आईबी की टीम जिले में पहुंची थी और टीम ने सीमा हैदर के बारे में जांच पड़ताल की। पाकिस्तान हैदर के मामले में अब यूपी एटीएस ने भी अपनी जांच को शुरू कर दिया। नोएडा और गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने यूपी एटीएस से मदद मांगी थी, जिसके बाद अब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ यूपी एटीएस भी अब पूरे मामले की जांच करेगी। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल के रास्ते भारत कैसे पहुंची, किन किन लोगों ने उसका साथ दिया और सीमा हैदर ने किन किन मोबाइल सिम का इस्तेमाल किया, अब यूपी एटीएस हर तफ्तीश हर एक एंगल से करने जा रही है। ये भी यूपी एटीएस तफ्तीश करेगी कि पाकिस्तान से भारत पहुंचने के बीच किन किन मोबाइल का
सीमा हैदर ने इस्तेमाल किया है और उसके साथ कौन कौन थे जो उसको सहयोग कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की जांच शुरू होने के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में अपने संपर्कों के जरिए सीमा हैदर का पूरा प्रोफाइल खंगालने में जुटी हैं। सीमा के अलावा उसके परिवार के लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला तब चर्चा में आया जब पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने पबजी पार्टनर सचिन मीणा से मिलने ग्रेटर नोएडा पहुंची। तब पुलिस ने सीमा के पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने के मामले में केस दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने जो धाराएं लगाई थी उसमें अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती थी, जिसके आधार पर सीमा को कोर्ट से जमानत मिल गई। अब पुलिस इस केस में और धाराएं लगाने पर विचार कर रही है। ऐसा हुआ तो सीमा को दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी जांच तेज कर चुकी हैं। अब एटीएस भी मामले की जांच में उतर गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, तो क्या सीमा हैदर मोहब्बत को जरिया बनाकर जंग लड़ने भारत आई हैं, या वाकई वो अपने मोहब्बत के लिए जंग लड़ रही हैं? आने वाले दिनों में ये सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। के न्यूज़ इंडिया के लिए लखनऊ से भरत सेठी की रिपोर्ट। तो सीमा हैदर को लेकर जो जांच एजेंसियां हैं, यूपी एटीएस है, वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है पबजी गेम के जरिए सचिन मीणा से संपर्क में आती है सीमा हैदर, और इसके बाद सवाल नेशनल सिक्योरिटी का, और इसको लेकर अब जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं। हालांकि कल भी यूपी एटीएस ने 8 घंटे की पूछताछ की, जो सचिन मीणा है उसके परिवार से भी पूछताछ की, साथ ही सीमा हैदर से भी पूछताछ की गई। पूछताछ में 8 घंटे की इस पूछताछ में कहा जा रहा है कि जो मोबाइल डाटा था उसे डिलीट कर दिया गया, जिससे कुछ अहम सुराग सामने आ सकते हैं। तो ये भी जानेंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं, भरत सेठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं, प्रवेश शर्मा से शुरुआत कर लेते हैं। प्रवेश, अगर देखा जाए यहाँ पर 8 घंटे की कल पूछताछ हुई, क्या कुछ निकल कर सामने आ पाया? अपडेट चाहेंगे आपसे। साथ ही ये कहा जा रहा है कि मोबाइल डाटा जो है वो डिलीट कर दिया गया सीमा हैदर की तरफ से, क्या रिकवरी का कोई प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर का जो मामला है पिछले 1 हफ्ते से मीडिया में सुर्खियों का वजह बना हुआ है, और कई बार मीडिया में सीमा हैदर और सचिन मीणा जो उनके प्रेमी बताए जा रहे हैं उनके साथ बैठकर कई बार ये बयान दे चुके हैं कि वो पाकिस्तान से दुबई के जरिए नेपाल होते हुए भारत में घुस चुकी है। उसकी जांच को लेकर एटीएस एक्टिव हुई है, जिसको देखते हुए एटीएस ने कल लगभग 8 से 10 घंटा पूछताछ की थी, जिसमें सीमा हैदर, उनके पति सचिन मीणा, इसके अलावा उनके ससुर को पूछताछ के लिए बुलाया था। और लगभग 8 से 10 घंटे की पूछताछ में एटीएस ने सबसे अहम सुराग जो जुटाने की कोशिश करी है वो मोबाइल है, क्योंकि बताया जा रहा है सीमा हैदर जब नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी तो उसने इस दौरान किसी भी तरीके से, या ये कहें सचिन के संपर्क में आने के लिए किसी भी प्रकार से जो है पाकिस्तान से आए हुए सिम का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बाद में बैठे हुए बस में या ये कहें किसी अन्य व्यक्ति को रोक कर उससे ये मांग कर वो कॉल की, व्हाट्सएप कॉलिंग की। ये बात खुद सीमा हैदर ने मीडिया में भी बताई और एटीएस को भी बताई, और बताया जा रहा है कि यही सबसे बड़ा अहम सुराग माना जा रहा है कि पाकिस्तान का सिम होते हुए भी सीमा हैदर ने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों नहीं करी, और पास में जिसके पास भी मोबाइल था उससे रिक्वेस्ट कर बार बार सचिन से संपर्क करने की कोशिश साध रही थी। ये सबसे बड़ा सवाल जो सीमा हैदर का जो है सर के घेरे में ला रहा है। और दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि आपको सुरक्षा एजेंसियों के कान इसलिए खड़े हो गए कि सीमा हैदर जैसे लोग हो सकता है कि नेपाल के जरिए भारत में और भी घुसते होंगे। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए यही खड़ा हो रहा है, और इसी वजह से ये सवाल बार बार घूमकर उठकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल प्रवेश, ये सवाल जायज़ भी है अगर देखा जाए, क्योंकि जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि नेपाल के जरिए काफ़ी आवागमन होता है, और ऐसे में आखिर चेक क्यों नहीं किया गया? किस तरीके से ये कौन लोग थे जिन्होंने अंदर आने दिया, और दुबई पासपोर्ट होने के बावजूद
कई अहम सवाल खड़े होते हैं कि दुबई से फिर नेपाल, नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहे हैं सुरक्षा को लेकर। क्या उस वक्त चेकिंग नहीं की गई? क्या उस वक्त सीमा हैदर से सवाल नहीं किए गए? क्योंकि नेपाल के बॉर्डर में देखा जाए तो वहां पर भी प्रशासनिक अमले की मौजूदगी होती है और आवागमन भी यहां पर रहता है। आपका रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं लगातार। भरत, लगातार यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है, आज भी पूछताछ ये जारी रहेगी सीमा हैदर से, क्योंकि अब जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। क्या कुछ बैकग्राउंड से कुछ निकल कर सामने आ पाया? अगर सीमा हैदर की बात करें, उसके परिवार से जुड़ी हुई बात करें, कुछ निकल कर सामने आ पाया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सीमा हैदर से जुड़ी जो बातें हैं वो सीमा हैदर जब मीडिया के सामने आती है तो अपने बयानों को रखती है। लेकिन नोएडा पुलिस और गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने यूपी एटीएस से मदद मांगी थी कि तकनीकी तौर पर मदद की जाए, तो इसके आधार पर यूपी एटीएस गई। यूपी एटीएस ने पूरे मामले को समझा और यूपी एटीएस की बात करें, शुरू से सीमा हैदर पर नजर बना के रखी हुई थी यूपी एटीएस। लेकिन जब वहां गई यूपी एटीएस, 2-3 दिन वो नॉर्मल ड्रेस में रही और उसके बाद जब उसके घर गई, क्योंकि उसके जो सीमा हैदर के घर वालों ने, सचिन के घर वालों ने 3 दिन से मीडिया से भी मिलने के लिए मना किया हुआ था। तमाम पॉइंट्स को इकट्ठा कर रही थी, क्लूज यूपी एटीएस इकट्ठा कर रही थी। लेकिन कल यूपी एटीएस ने लगभग 8 से 10 घंटे की अगर बात करें, सीमा हैदर से पूछताछ करी, सचिन मीणा से पूछताछ करी और सचिन के जो पिता है नेतराम से पूछताछ करी। पूछताछ के बाद रात को सीमा हैदर को और उनके जो पिता हैं सचिन के, नेतपाल को तो घर वापस भेज दिया, लेकिन सचिन को अपने पास ही रखा पूछताछ करने के लिए। तमाम एंगल से पूछताछ की जा रही है। सीमा हैदर साफ तौर पर जिस तरीके से कैसे उत्तर प्रदेश पहुंची, मतलब पाकिस्तान से एक आम दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है और नेपाल के रास्ते सीधे लखनऊ आ जाती है। सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े जरूर हुए कि किस तरीके से एक नॉर्मल महिला जो अपने आप को एक नॉर्मल प्रेमिका बताती है कि उत्तर प्रदेश में उसका प्रेमी रहता है, जिस चक्कर में अपने 4 बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश पहुंची है, वो अगर आ सकती है तो कोई भी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इजिली कोई भी प्रवेश कर सकता है भारत में, जिस तरीके से इसने प्रवेश किया। इसके पीछे कौन कौन है, मतलब कि सीमा हैदर के पीछे कोई और तो नहीं है। इसका बैकग्राउंड जो सीमा हैदर का निकल के आया है वो ये निकल के आया है, उसका जो भाई है वो आर्मी में है, जो चाचा है वो सूबेदार है पाकिस्तानी आर्मी में, कहीं उनका सहयोग तो नहीं है। तमाम एंगल से अब पूछताछ की गई है। करीबन 8 से 10 घंटे पूछताछ हुई सीमा हैदर से, और आज की बात करें, आज सीमा हैदर से फिर यूपी एटीएस को ले गई है और सचिन के पिता को, नेतपाल को फिर यूपी एटीएस ले गई है पूछताछ करने के लिए। तमाम एंगलों से पूछताछ की जा रही है कि जब वो पाकिस्तान से चली तो भारत जब पहुंची, किन किन मोबाइल का उसने सीमा हैदर ने यूज किया, किन किन नंबरों पे सीमा हैदर ने कॉल करी, वो कॉल करने के बाद सीमा हैदर ने मोबाइल को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया, सिम को क्यों तोड़ दिया, जो चैट्स थे उसमें ऐसी चीजें क्या थी जिसको जो सीमा हैदर शो नहीं करना चाह रही थी। बहुत अपने आप को बताती है कि ये 5वीं पास है, 5 क्लास में पास करी है, लेकिन उसके बाद भी इतनी धमाकेदार इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना, मोबाइल पे जैसे फंक्शंस को ऑपरेट करना, तो कहीं ना कहीं शंका जो है उसको ऊपर स्टार्टिंग से ही थी। तमाम जो आईबी है और सुरक्षा एजेंसियां इसके ऊपर नजर बना के रखी हुई थी। लेकिन मीडिया में जब एक मूवी आई थी पिपली लाइव, जिस तरीके से तमाम गांव के बाहर मीडिया पहुंचती है, वहां पर तो मीडिया का गढ़ बन जाता है, लोग वहां इंटरव्यू के लिए बैठ जाते हैं, हाईलाइट लगातार होती गई, लेकिन सरकार की नजर इस पर, भारत सरकार की बात करें, आईबी की नजर इसके ऊपर पहले से थी। ठीक है, भरत सेठी आपका वापस से रुख करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस विजय शंकर जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए। विजय शंकर जी, अगर देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री होती है, आप जांच को लेकर क्या कहेंगे? साथ ही क्या वहां पर जो प्रशासनिक अमले की मौजूदगी होती है उस वक्त क्या जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी, पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी, और इतना इजीली कोई भी पाकिस्तानी शख्स कैसे एंटर कर सकता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी धन्यवाद। जो सवाल आपका है और सवाल के अंत पे जो आपने कहा इतनी आसानी से कोई पाकिस्तानी तत्व कैसे इंटर कर सकता है, ये सवाल उसी दिन से हम सब लोगों के दिमाग में जिन्होंने पुलिस सेवा की है या सुरक्षा से संबंधित रहे हैं उनके दिमाग में कौंध रहा है। नेपाल से भारत रास्ता फ्री ट्रेड है, फ्री आना जाना है, सभी को पता है, और इस रास्ते का उपयोग पहले भी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन करते रहे हैं। यहाँ के कई बम ब्लास्ट में भी आतंकी यहाँ से करके नेपाल भागे हैं और फिर वहां से वो कहाँ गए हैं, ये बात की बात है।
ऐसी स्थिति में जिस तरीके से सीमा हैदर यहाँ आई और आते ही जिस तरीके से उनकी मीडिया में रिपोर्ट्स आने लगी, इंटरव्यू आने लगे, तमाम चीजें आने लगी, तरह तरह की कहानियां आने लगी, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो सुरक्षा बलों और पुलिस की एजेंसियों पर ही उठता है कि उन्होंने इसको सतर्कता से क्यों नहीं चेक किया और क्यों नहीं इसकी तह में गए। इसके पहले कि मीडिया पहुंचती उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। बिल्कुल। वो कोई ऐसी शख्सियत भी हो सकती है जिसे जानबूझकर प्लांट किया गया हो, कि हनी ट्रैप टाइप का भी मामला हो सकता है। भारत के अंतर्गत हनी ट्रैप के कई मामले हुए और उसमें इसरो के बड़े एक वैज्ञानिक तक धरे गए हैं और उसमें के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि हनी ट्रैप का मामला नहीं हो सकता है। बिल्कुल। दूसरे, पाकिस्तान से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है और लंबे समय से अच्छे नहीं है। बिल्कुल। और पाकिस्तान हर कोशिश करता है कि यहाँ पर आतंकी घटना हो, चाहे मुंबई धमाका हो, मुंबई हमला हो या जम्मू कश्मीर के निरंतर होने वाली घटनाएं हो, और भी कई घटनाओं में पाकिस्तान के साक्ष्य मजबूती से मिले हैं। ऐसी स्थिति में जो सतर्कता अपेक्षित थी वो सतर्कता इंटेलिजेंस ब्यूरो अन्य लोगों द्वारा नहीं की गई। बिल्कुल। अब की गई तो कितनी की गई उसकी जानकारी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उनकी सारी कार्रवाइयां गोपनीय होती हैं और वो किसी को बता गोपनीय भी होती है। हालांकि मीडिया के जरिए जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, या ये कहा जाए कि अब मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ा, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, बहुत सारी चीजों का हवाला दिया गया कि पॉसिबल नहीं होता अगर बॉर्डर से कोई भारत में एंटर करता है, नेपाल बॉर्डर का अगर जिक्र किया जाए जहां से सीमा हैदर ने एंट्री की, पॉसिबल नहीं होता कि हर एक व्यक्ति की जांच की जाए, पूछताछ की जाए, लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है। अगर इतनी इस तरीके से लापरवाही बरती जाएगी तो कोई भी पाकिस्तानी शख्स आसानी से एंटर कर सकता है और कोई भी एक बड़ी कहा जाए, अगर इस बात को कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। यानी कि सामाजिक असुरक्षा का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ रश्मि सिंह भी समाज सेवी जुड़ चुकी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। रश्मि सिंह जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से सीमा हैदर लाइमलाइट में बनी हुई है, मीडिया की सुर्खियां बटोर रही हैं, अब यूपी एटीएस थोड़ा सा गंभीरता दिखाई जा रही है, एजेंसियों की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, क्या कहेंगी सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा तो अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। उसके साथ साथ सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए तो जहां आज के दौर में हर व्यक्ति पत्रकार है, क्योंकि हर आदमी के हाथ में फोन है, वो अपना एक यूट्यूब चैनल या सोशल एक नेटवर्किंग के तौर पे एक जगह बना चुका है और हर आदमी अपना चैनल चला रहा है। इसमें ऐसे लोगों को इस तरह के मुद्दे बहुत आसानी से उनकी टीआरपी और उनके व्यूज को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। तो पब्लिकली तो आदमी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि इस तरह के मुद्दे उन्हें समाज में कहीं भी मिल जाएं और वो बहुत आसानी से इस तरह से इस चीज को अपने चैनल को हाइप दे सके ऐसे मुद्दों से। यहाँ पे प्रशासनिक तौर पे और नहीं, इसका दूसरा पहलू भी आप देख सकते हैं रश्मि जी। अगर देखा जाए मीडिया की लाइमलाइट में अगर सीमा हैदर ना आई होती या इतने मीडिया ने इंटरव्यूज नहीं किए होते तो मुझे लगता है अभी भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये पहल नहीं की जाती, जो बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे मुद्दे पे जब दो फांक बंद हो गए हैं समाज में डिबेट के, तब जाके हमारी प्रशासनिक तौर पे इस तरह की एजेंसियों ने इनपे सक्रियता दिखाई है, क्योंकि शुरुआत में इसको बहुत अलग तरीके से लिया जा रहा था। यही वजह है कि आज करीब एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद इन सब मुद्दों पे इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत घातक है हमारे समाज के लिए और इस विषय में ये वाकई में बहुत जांच का विषय है। बिल्कुल। हालांकि इस बीच थोड़ा सा मीडिया की सुर्खियां जब सामने आई सीमा हैदर को लेकर, सचिन मीणा को लेकर, तो इंस्टाग्राम में भी वीडियो आने शुरू हो गए सीमा हैदर के और साफ तौर पर इस बात का जिक्र करने जाया लगा कि हमारी रोजी रोटी का जो संकट है उसको लेकर मुझे प्रशासनिक स्तर पर मदद चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरीके के भी वीडियो वायरल हुए तेजी के साथ, जिन पर अंकुश लगना चाहिए था। हमारे साथ आते हैं रश्मि जी, हमारे साथ विजय शंकर सिंह लगातार पूर्व आईपीएस जुड़े हुए हैं। सुरक्षा को लेकर हमारा सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। विजय शंकर, अगर देखा जाए विजय शंकर जी कि अब यूपी एटीएस जो है वो काफी सतर्कता दिखा रही है सुरक्षा को लेकर। अगर कहा जाए देश की सुरक्षा का सवाल है यहाँ पर विजय शंकर जी, तो अब किस तरीके की गंभीरता यहाँ पर बरतनी चाहिए? यूपी एटीएस के बारे में मैं बता दूं कि यूपी एटीएस बड़ी काबिल और अच्छी संस्था है और इसने कई अच्छे कार्य किए हैं। गोपनीयता बरतते हैं, मेहनत करते हैं, समय लेते हैं, लेकिन ये
अच्छे कार्य करते हैं और खुलासा अच्छा करते हैं। सीमा हैदर वाले मामले में अगर ये शुरू से ही सतर्क रही हो तो विशेषकर यूपी एटीएस से ज्यादा जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की है। बिल्कुल, और सबसे क्योंकि महत्वपूर्ण विजय शंकर जी ये कि अभी आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान और तमाम ऐसी जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई ये जगह हैं, वहां पर अभी हिंदू लोगों पर हमला भी किया गया है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। तो ऐसे में और जिम्मेदारी मुझे लगता है ज्यादा बढ़ जाती है और सक्रिय रहने की जरूरत है। मैं इसको दूसरे नजरिए से देखता हूँ। यूपी एटीएस से इंटेलिजेंस ब्यूरो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पाकिस्तान का एंगल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल बलूचिस्तान तक तार जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जासूसी या खुफिया एजेंसियां होती हैं उनके संबंध इंटेलिजेंस ब्यूरो के रहते हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटरपोल से भी जुड़ा रहता है जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। एटीएस यूपी की उतनी सीमाएं नहीं है, ये राज्य के अंदर ही ऑपरेट करता है और राज्य के अंदर भी सक्षम रहता है। लेकिन जब बाहर की बात आएगी तो नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो पर ही होना चाहिए। दूसरे, इस घटना को मैं इस रूप में दे रहा हूँ, ये घटना भी एक प्रकार के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को जन्म देगी। जब बलूचिस्तान में एंटी हिंदू फीलिंग होगी तो उसका परिणाम यहाँ भी कुछ न कुछ होगा। तो ऐसी स्थिति में इस मामले में किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो राजनीति आप करते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। सीमा हैदर बिना पासपोर्ट के आ रही है, यहाँ पर बैठी हैं, इंटरव्यू बिल्कुल महत्वपूर्ण तो इसी बात को लेकर है, देश की सुरक्षा का सवाल है, इसीलिए ये चर्चा का विषय बन जाता है और इसीलिए हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये राज्य स्तर तक ही यूपी एटीएस सीमित रहती है, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पर भी इस चीज को सक्रिय, जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें सक्रिय होना चाहिए ताकि कोई इंफॉर्मेशन ऐसी निकलकर सामने आ सके, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे। जो आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार सीमा हैदर को लेकर बातचीत और यूपी एटीएस सक्रिय है, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो आपसे साझा करेंगे। हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़े हुए हैं इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवेश शर्मा, आपका रुख करेंगे। प्रवेश, अगर देखा जाए कल जो पूछताछ हुई, सीमा हैदर के 4 बच्चे और 4 बच्चों के से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो भी खंगाले गए हैं। क्या कुछ ऐसा निकलकर सामने आ पाया जिसके आधार पर जांच और आगे बढ़ सके? ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा कि आपको मैं बता दूं, सीमा हैदर जब नेपाल के रास्ते भारत में आ चुकी थी तो वो आराम से सचिन मीणा के साथ और उनके परिवार के साथ घर में रहना भी शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ दिन बाद एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन करके कंप्लेन कर ये सूचना दी थी कि एक महिला पाकिस्तान से आकर यहाँ पर रह रही है, जिसके बाद उस पर यूपी पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था और उसको फिर कोर्ट से जमानत भी मिली थी। मामला देखिए इतना संगीन है कि शुरुआत से सबको ये चीजें सबके संज्ञान में आती चली गई, लेकिन मामले की ढिलाई को देखिए कि उसके बाद उस पर मामला दर्ज होता है, फिर वो कोर्ट में भी जाती है, वहां से जमानत भी ले आते हैं, उसके बाद भी वो घर पर रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मामला मीडिया के सामने आता है तो मीडिया में लगातार सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। उसके बाद लगातार सचिन मीणा और सीमा हैदर के इंटरव्यूज आने लगे, जिसको देखते हुए अब जाकर जो है सुरक्षा एजेंसियों की आंखें खुली, मैं ये कहूंगा सीधे तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतने सारा प्रकरण होने के बावजूद अभी तक सीमा हैदर की जो है जांच एजेंसियां जांच नहीं कर पा रही है। अभी तक सिर्फ इस बात को प्रमाणित लिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से आई है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं सवाल कई है। एटीएस ने लगभग 10 सवालों की लिस्ट बनाई, जिसमें सबसे बड़ा सवाल उन्होंने यही अपने उसमें शामिल किया है कि ये सीमा हैदर और सचिन क्या पबजी के थ्रू ही मिले थे, क्या ये फैक्ट है, ये इसमें सच्चाई है, या कोई कुछ और बात है जो ये लोग छुपा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल एटीएस ने यही उठाया। और दूसरा सवाल मैं आपको बता दूं, एटीएस ने सीमा हैदर को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठाया कि क्या ये वाकई में ही पाकिस्तान की नागरिक है, अगर है तो ये किस तरीके से और कौन कौन से रास्ते से और कौन कौन से मोबाइल से इनको इस्तेमाल करते हुए आई है। और सुरक्षा एजेंसी की जो सबसे बड़ी जांच है वो इसी एंगल पर आकर टिकी हुई है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई के बाद नेपाल, नेपाल से भारत, और इस बीच में किसी भी प्रकार से उसके साथ कोई रोक टोक नहीं पूछता। ये सबसे बड़ा सवाल। जी बिल्कुल। भरत सेठी, आपका रुख करेंगे, उससे पहले रश्मि सिंह आपका रुख कर ले, क्योंकि यहाँ पर देश की सुरक्षा का सवाल है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि आप समाज सेविका हैं और ऐसे में इतनी आसानी से कोई भी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कैसे हैं ये जग जाहिर है, और ऐसे में कोई भी पाकिस्तानी शख्स
प्यार का हवाला देके आसानी से सरहद पार कर जाता है। और ऐसे में जो हमारी जांच एजेंसियां होती हैं वो कितनी सुस्त हैं। और अभी भी यूपी एटीएस, हालांकि और ज़्यादा जानकारी साझा करेंगे भरत सेठी से कि यूपी एटीएस के अलावा क्या और भी एजेंसियां इंटरनेशनल लेवल पर, अगर इंटरपोल, इंटेलिजेंस का जिक्र करें तो क्या वो भी इसमें शामिल हुई या नहीं, इस बात का जिक्र करेंगे। तो आप सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगी, कितना आसान हो गया है इजली भारत में आ जाना? नहीं, बिल्कुल। अभी तक तो मैं देख रही थी जिस तरह के हमारे यहाँ का प्रशासन अभी अंदरूनी मामलों को, शहर में बेटियों की और जो व्यापारी हैं, वर्ग हैं, इन लोगों की सुरक्षा को लेके इतना चिंतन था लोगों में, जो कि प्रॉपर सुरक्षा नहीं प्रोवाइड की जा सकती थी। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मुद्दे इस तरह से निकल के आ रहे हैं। और बताइए, ये वाकई में बहुत चिंतन का विषय है। और मुझे लगता है, क्योंकि अगर जब संज्ञान इस तरह से लिया जा रहा है कि यूपी एटीएस इसमें शामिल है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां भी जरूर शामिल होंगी, क्योंकि ये विषय ऐसे होते हैं, हमें लगता है कि ज्यादा सामने नहीं रखे जाते पब्लिकली। तो जल्द से जल्द मुझे लगता है कि कोई ना कोई सही निष्कर्ष निकल के आना चाहिए सामने। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। प्रवेश शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, भरत सेठी भी। और अपडेट यही है कि यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। कल भी 8 घंटे की पूछताछ हुई थी और आज भी पूछताछ जारी है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस बात पर सभी की निगाह है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, विदिशा से बड़ी खबर मिल रही है। विदिशा से बड़ी खबर, 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में गिरी है। घर में बने बोरवेल के गड्ढे में ये 3 साल की मासूम गिरी। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक आला अधिकारी, बच्ची को सुरक्षित निकालने का प्रयास लगातार जारी है। घर में ही दरअसल ये बोरवेल बना हुआ था और इसी बोरवेल के गड्ढे में ये 3 साल की मासूम गिर गई। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, रेस्क्यू जारी है। लगातार इस मासूम को निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह सुरक्षित निकाला जा सके। सिरोंज के कजरी बरखेड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर घर पर बने बोरवेल में ये 3 साल की मासूम बच्ची गिर गई। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है और बचाने का प्रयास, सुरक्षित निकालने का प्रयास लगातार जारी है। बच्ची को सुरक्षित निकालने की कवायद प्रशासनिक अमले की तरफ से। घर में बने बोरवेल में ये 3 साल की मासूम गिरी है। विदिशा से खबर, फिलहाल कवायद लगातार जारी है कि किसी तरह इस मासूम को सुरक्षित निकाला जा सके। सिरोंज के कजरी बरखेड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक घर में ही बोरवेल था और इसी बोरवेल में ये 3 साल की मासूम गिर गई। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। बच्ची को सुरक्षित निकाले जाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह इस मासूम को सुरक्षित निकाला जा सके। जुनैद अहमद इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जुनैद, क्या जानकारी है इस संबंध में, क्या अपडेट है? बोरवेल में ये बच्ची 3 साल की मासूम गिरी है, क्या अभी तक निकाला जा सका है? क्या कवायद होती नजर आ रही है प्रशासनिक स्तर पर? प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। सुरेंद्र रेजिया, महसिन चौधरी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। एक जेसीबी बुलाई गई है, क्योंकि ये जो एरिया है वो गाँव का सकड़ा एरिया है और छोटा घर है काफी, जहाँ पर ये बच्ची गिरी है मैडम, तो उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी और कितना वक्त लग सकता है? जो प्रयास है वो अभी भी सार्थक होता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, अभी 2 घंटे हुए बच्ची को गिरे हुए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि घर में बोरवेल बना हुआ था जिसमें मासूम बच्ची खेल रही थी, और ये खबर सबसे पहले हम के न्यूज पर ही चला रहे हैं। तो बच्ची खेलते खेलते बोरवेल के गड्ढे में गिर गई।
साथ ही क्या घर के अंदर ये बोरवेल बना हुआ था, क्या इसमें पानी वगैरह तो नहीं था ताकि उसकी जान पर बनाए, क्योंकि अभी बच्ची 3 साल की बताई जा रही है, तो ऐसे में खतरा बढ़ जाता है। और अभी प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके की कवायद निकालने की नजर आ रही है? नहीं, पानी तो बोरवेल में था मैडम, और प्रशासनिक स्तर पर सुरंग तहसील से सुरंग एसडीएम अर्चिल चौधरी पहुंच चुके हैं। पथरिया थाना लगता है, वहाँ की पुलिस पहुंच गई है। एक जेसीबी बुलवा ली गई है, जेसीबी से खुदाई की जा रही है ताकि जितनी जल्दी हो सके बोरवेल के करीब पहुंचा जाए और बच्ची को देखा जाए। हो सकता है कि थोड़ी देर में भोपाल से भी एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम बुलवाई जाए। जुनैद, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि 2 घंटे हो गए हैं और लगातार मशक्कत प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है कि किसी तरह सुरक्षित निकाला जा सके, क्योंकि बोरवेल में पानी भी है और ऐसे में खतरा और बढ़ जाता है। और 3 साल की ये मासूम है, तो कवायद लगातार जारी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।